नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे नशे से हिलता समाज और मीडिया। नशा हमारे या किसी भी मानव समाज के लिए कोई अजूबा नहीं है, लेकिन नशा जब जिंदगी के ऊपर चढ़ जाता है तो वो आतंक बन जाता है। और फिल्म उड़ता पंजाब ने यही दिखलाने की कोशिश की है। नशीले नार्को आतंक के शिकारों और उस आतंक के गुनहगारों की असल कहानी बताते हैं। ये धंधा इस वक्त हजारों करोड़ का हो चला है। फिल्म को कोई पसंद करे या नापसंद, उसने नशे में मदहोश, बेहोश और हमारे समाज के एक बड़े हिस्से की त्रासदी को उसकी पूरी जटिलता के साथ पेश किया है। मादक द्रव्यों के काले धंधे के राजनीतिक अर्थशास्त्र और अफसरशाही के एक हिस्से की मिलीभगत को भी फिल्म ने निशाना बनाया है। मीडिया में भी ये सवाल लगातार उठते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर तक पहुंच रखने वाले मीडिया, खासकर चैनलों और भाषाई अखबारों में ये कभी अभियान के तौर पे नहीं दिखे। पाठकों, दर्शकों पर वो असर नहीं छोड़ सके जिसकी दरकार थी। आए दिन किसी न किसी अभियान में जुटे रहने वाले खबरिया चैनलों ने अगर नशे के इस भयानक कारोबार और उसमें दम तोड़ती मनुष्यता को अपने विशेष कवरेज या अभियान का विषय नहीं बनाया तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इस मुद्दे को हजारों किलोमीटर दूर किसी गुफा में छिपे बगदादी के आतंक के अभियानी कवरेज का चौथाई कवरेज भी क्यों नहीं मिल पाया। जहां तक मैं समझता हूं, उड़ता पंजाब की कामयाबी भारतीय मीडिया, खासकर उसके पंजाब कवरेज की विफलता को भी उजागर करती है। संभव है हमारे मेहमानों में सभी इस बात से सहमत न हों, लेकिन मीडिया कवरेज पर सवाल तो बनते ही हैं। ऐसे ही कुछ सवालों पर केंद्रित है आज का मीडिया मंथन। इसमें भाग ले रहे हैं कई 4-5 खास मेहमान। हमारे साथ हैं इस वक्त विपुल मुदगल, जो कॉमन काज के डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारे साथ हैं संदीप भूषण, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में है साक्षी, रिसर्च फेलो, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। और कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ से भी हम अपने कुछ मेहमानों को जोड़ें। हमारे साथ हम कोशिश करेंगे निदेशक विकास और संचार संस्थान डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो खासकर पंजाब और आसपास के इलाकों में नशे से पीड़ित बड़े समाज में क्या क्या त्रासदियां गुजरी हैं, किस तरह का वहाँ हाल है, क्या सिनेरियो इमर्ज किया है, इस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। हम प्रमोद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत विपुल हम आपसे करते हैं। बहुत संक्षेप में हम ये समझना चाहते हैं कि दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। उड़ता पंजाब की एक फिल्म आई है, फिल्म को कोई पसंद करे ना पसंद करे, हम उसका रिव्यू नहीं यहाँ करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मीडिया है, खासकर नेशनल मीडिया, और उसमें भी नेशनल मीडिया के जो रीजनल सेंटर्स हैं और भाषाई पत्रकारिता है, खासकर पंजाब की, जो एक समय बहुत स्ट्रांग थी, इन दोनों के अगर डिपिक्शन को, दोनों के इस कथा वस्तु के चित्रांकन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो कैसे पाते हैं? एक तो मैं बड़ी अच्छी बात आपने शुरू में ही कह दी सबसे पहले कि आपने टेलीविज़न को दूसरे संचार माध्यमों से अलग कर दिया। क्या है कि टेलीविज़न का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पंजाब में, वो ऑलमोस्ट रूलिंग पार्टी के हाथ में है। तो उसमें बड़ा मुश्किल काम है कि जो अलग अलग तरह के स्वर जो नज़र आने चाहिए थे वो पंजाब में नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब का अपना रीजनल मीडिया है, जो समाचार पत्र हैं, उनमें लगातार समाचार निकलते रहे हैं, शुरू से निकलते रहे हैं और काफ़ी अच्छे समाचार निकलते रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अनऐतिहासिक है, ए हिस्टोरिकल है, और दूसरे वो आइसोलेटेड हैं, अलग अलग है। तो यानी कि जो काम होता है मीडिया का, कि जो बिंदु बिंदु को जोड़कर एक तस्वीर बनाना और जो उसकी पूरी व्यापकता और उसकी जो परिप्रेक्ष्य की बात करना, वो मीडिया पूरी तरह से नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने दैनिक चीज़ों में व्यस्त रहता है। दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है वो ये है कि ड्रग्स को मीडिया का फेलियर के रूप में नहीं देख सकते हम, ड्रग्स को पूरे समाज के फेलियर के रूप में देखना पड़ेगा। देखिए, वहाँ का खेतीहर संकट, वहाँ की जो पुलिस, वहाँ की फोरेंसिक लेबोरेटरीज जिनकी भारी कमी है, वहाँ पे अच्छी रिसर्च का अभाव, ये तक नहीं पता कि कितने जो असलियत में अब जो 3-4 रिपोर्टें एक के बाद एक आई हैं जिनका जिक्र आप करेंगे, लेकिन लगातार जो जिस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इमोशनल और सोशल, वो नहीं है। तो मीडिया भी एक तरह से अंधेरे में जैसे भटक रहा है। साक्षी, आप कैसे इसको देखती हैं इसी सवाल को कि क्या जैसे एक फिल्म बनी, बहुत पावरफुल ढंग से डिपिक्शन है वहाँ के हालात का, और एक सिविलाइजेशनल जो एक माने सिविलाइजेशन पर जो एक खतरा मंडरा रहा है पूरी की पूरी जनरेशन के बहाने, आज की मौजूदा पीढ़ी के बहाने, उसको वो बड़ी गंभीरतापूर्वक संजीदा ढंग से पेश करती है। लेकिन मीडिया
इस पूरी कथा वस्तु को, जो कुछ वहाँ घटित हो रहा है या देश के दूसरे हिस्सों में भी, हम नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर रहे हैं, तो उसको क्या मीडिया इस शिद्दत के साथ, जितनी ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, सच्चाई है, उसको उस शिद्दत के साथ क्या मीडिया कवर कर पाया? और नहीं कर पाया तो क्या ये मीडिया का फेल्योर नहीं है? It is a failure of the Yeah, media. yeah. But from what we have seen in past 7 or 8 months, media looks for something that's a saleable commodity. So what is striking or what is visible is making into the news coverage. So Northeast, the problem is huge. They have a huge problem of opium. Nobody talks about it because that doesn't make into the pages in terms of numbers. Not Yeah. even NCRB statistics. Nobody gets arrested there. But the problem is severe. Or Punjab, only when political parties raise number of arrests or say problem of drugs is due to the seizure of heroin or the number of people getting arrested, that attracts media attention. Yeah, When yeah. there is a movie Yeah. which is being portrayed, that is portraying something grave and disturbing, that catches media's attention. But Yeah. the people are living their lives every day in the same gravity. That should make into the media pages. डॉक्टर प्रबोध कुमार, यहाँ विपुल मुद्गल और साक्षी दोनों की बात आपने सुनी। मैं ये समझना चाहता हूँ, चूंकि आपने उस पूरे इलाके पर, खासकर पंजाब के कंटेक्स्ट में आपने रिसर्च कराई है, की है, इन्वॉल्व रहे हैं आप पूरे प्रकरण में। हम ये नहीं कहते कि अखबारों ने वहाँ काम नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस की बेमिसाल बेहतरीन स्टोरीज आई हैं, फॉलोअप बहुत अच्छे आए हैं। ट्रिब्यून ने, अंग्रेजी ट्रिब्यून ने काम किया, बहुत सारे अखबारों ने काम किया। लेकिन पंजाब के सरजमी पे, ग्रास रूट लेवल पे जिन चैनलों का, जो भाषाई चैनल हैं, जो भाषाई अखबार हैं, जो जन जन तक पहुंच सकते थे और इस आतंक के खिलाफ, आतंक विद इन द कोर्ट, इसके खिलाफ जो सिविलाइजेशन पर एक खतरा मंडरा रहा है, पूरे अर्थतंत्र पर एक खतरा मंडरा रहा है, उसके खिलाफ एक जन अभियान में तब्दील कर सकते थे, कलेक्टिव कॉन्शसनेस में लोगों के घुसकर। वो काम अगर मीडिया ने नहीं किया तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, उन्मिलेश, अभी जो बात विपुल ने कही, मैं वहां से शुरू करूंगा कि जिस तरह से इस सारे इशू को समझा गया अहिस्टोरिकल ढंग से, वो, और सेकंड बात जो मीडिया में कि लोगों को इंड्यूस किया गया टू सीक सिंपल आंसर्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, कि अगर आप थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी में गए नहीं तो वो सोचेंगे शायद आप ड्रग बढ़ाने वाली साइड में हैं। इस तरह की जो लेबलिंग जो होती है वो मीडिया में होती रहती है। और तीसरी बात जो साक्षी ने भी कही, जो नंबर्स की गेम सारी, कि आप जब नंबर्स को कह के कि 78% यूथ या 75% यूथ जो ड्रग एडिक्ट हो गया, तो उसको इस तरह से सेंसेशनलाइज किया गया जैसे पंजाब में हर आदमी ड्रग एडिक्टिव चला घूम रहा है। जी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के सर्वे में वो बात आई थी। नहीं, वो यूनिवर्सिटी का सर्वे जो था हमारे से बाद हुआ, जो संधू साहब ने किया था, उसमें 70% ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स वर यूथ, नॉट 70% ऑफ द यूथ वर ड्रग एडिक्ट। तो ये एक वही बात है कि आप सिंपल अपनी बात कहना चाहते हैं, ना कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहते हैं। पर इसके साथ साथ मैं दो बातें बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगा। एक तो ये कि ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल है। सबसे पहले हमने जो एक स्टडी करी थी 1998 में, जी, और वो स्टडी जो थी 2008 में असेंबली में टेबल हुई, हेल्थ मिनिस्टर ने टेबल करी, और उसमें एक एक्शन प्लान सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों का था, कि सप्लाई साइड के जो 3 तरह से ड्रग, जो इंटरनेशनल डायमेंशन है, उसकी रीजनल डायमेंशन और लोकल साइट्स हैं, उनको लेके वो बात की गई कि उसको किस तरह से कंट्रोल करना है और उसके साथ डिमांड साइड को कैसे करना है। तो ये समस्या डिस्कशन में भी है और बातचीत में भी है। पर जो बात आप कह रहे हो, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसको एक तरह से अभियान की तरह नहीं चलाया गया, और जो कि अब चल रहा है, और उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि रिसेंटली इसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन आ गई, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे ब्लेम लगा। जी, और उस वजह से ये पार्टी एक तरह से ये सारी प्रॉब्लम सेंसेशनलाइज हो गई। नहीं तो उससे पहले 30 साल ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ड्रग बांट के वोटें लेती रही। डॉक्टर प्रमोद कुमार, आप हमारे साथ प्लीज बने रहेंगे। हम फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सवाल और हैं समझने के लिए और अपने दर्शकों को समझाने के लिए। संदीप, जो बात डॉक्टर प्रमोद कुमार कह रहे हैं, एक जर्नलिस्ट के नाते जो लंबे समय तक टेलीविज़न में काम कर चुका है, जो पंजाब कवर कर चुका है, आप कैसे देखते हैं? क्या हम मीडिया वाले अपनी कमी को
सेल्फ क्रिटिसिज्म के तौर पे भी नहीं लेना चाहते कि हमारी भी कोई कमी थी? ठीक है, रिसर्च जो लोग कर रहे थे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो या डॉक्टर प्रमोद कुमार का संस्थान हो या बहुत सारे वहाँ के सोशल साइंटिस्ट, लेकिन व्हाट अबाउट मीडिया? खासकर मैं पंजाबी मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं चैनल्स की बात कर रहा हूँ। इसमें उर्मिला जी, जो मैं भी 2-3 पॉइंट्स ब्रीफली बना दूं। सबसे मेन पॉइंट है जो विच इज़ एक्चुअली जो हमारे पॉलिटी का एक तरह से स्कर्ज हो गया है कि सिर्फ चुनाव जहां पर जब होता है उसका समय, तभी ये सारे इशू सामने आते हैं और उसी समय आपके रिपोर्टर्स भेजे जाते हैं, उसी समय ये विश्लेषण का इशू बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि उड़ता पंजाब इतना बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं होता अगर ये चुनाव नहीं होते। अगर ये 1 साल पहले ये मूवी आती तो शायद इस पर इतना आवाज़ नहीं होती, बट चूंकि ये चुनाव के समय आया है इसलिए बहुत बड़ा मसला बना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि चुनाव के साथ ये मुद्दा फिर दफन हो जाएगा, इसको आगे नहीं ले जाया जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट ऑफ दिस इशू इन पंजाब, मगर ये पूरा एक व्याप्त इशू है। आप देखिए कोई इलेक्शन जो अभी यूपी का आने वाला है, आप देखिएगा कि सैकड़ों के तादाद में रिपोर्टर्स जाएंगे और उसके बाद फिर सब वापस। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा। मैं संदीप, मैं दूसरे पहलू पर आऊंगा, लेकिन एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो आप चारों लोगों से हम कोशिश करेंगे कि इस विषय को ठीक से समझने की कोशिश करें अपने दर्शकों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बक्सर जिले के एक गांव में हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे बोडो आदिवासियों की, जानने की कोशिश करेंगे उनकी संस्कृति, उनके जीने का अंदाज। बाथौखा लड़की ब्रह्मो में भी ला सकते हैं, ब्रह्मोखा लड़की बाथू में भी ले सकते हैं। हमारा रोते हैं उन लोग बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं, तो उसका जो सही प्राइस मिलना है वो नहीं आ रहा है। आदिवासी लोगों का जो गार्जियंस है, उन लोग का जो पढ़ाई में जो ध्यान जितना भी देना चाहिए तो इसमें ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। खेती करने का टाइम में जो हमको जैसे पानी सानी मिलना था, लो उस टाइम ठीक टाइम से कभी नहीं मिलता है। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नशे से हिलता समाज और मीडिया कवरेज, पंजाब के संदर्भ में, देश के उन तमाम हिस्सों के संदर्भ में जो खासकर नशे के आदी लोगों की संख्या जहां बहुत ज़्यादा है, जहां ड्रग एक आतंक की तरह छाया हुआ है। विपुल, हम ये समझना चाहते हैं, खासकर प्रमोद की बात और संदीप ने जो कहा और साक्षी ने कहा, तीनों के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई प्रमोद ने भी कहा कि सभी दल इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक दल, जब एक ही दल पर केवल निशाना हो जाता है तो सारी बहस एक दल पर केंद्रित हो जाती है। संदीप का कहना है कि चुनावी मौसम में ही ये मुद्दे उठते हैं और एक कंसिस्टेंट, एक बहुत ही निरंतर प्रयास नहीं होता है। ये सब सही है। मैं एक्सप्रेस की स्टोरी देख रहा था, एक्सप्रेस ने भी एक सीरीज चलाई, उसमें एक उन्होंने लिखा एक सीरीज में, व्हाई एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब लव्स ए ड्रग एडिक्ट। बहुत सारी कहानियां आई हैं हमारे सामने, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर मीडिया का क्या पक्ष है। ये ठीक है, सियासतदान, राजनीतिक पार्टियां, चुनाव, सब कुछ आप देख लेते हैं, लेकिन मीडिया कहाँ दबा हुआ है? क्या सियासतदानों से जो चर्चा हो रही थी, आप ही कह रहे थे कि उनका काफ़ी हद तक टेलीविज़न चैनलों पर असर है, क्या ये वो कारण है या मीडिया के अंदर की कोई प्रॉब्लम है? सब चीज़ों के लिए अभियान है, इतने बड़े मुद्दे पर कोई अभियान नहीं। देखिए, एक बात तो ये है कि इलेक्शन के टाइम पे भी अगर फोकस हुआ तो कम से कम फोकस तो हुआ। मीडिया के बारे में मैं ये भ्रांति लोगों की दूर कर दूं कि पंजाब का जो मीडिया है, मैंने 2013 में, 2014 में ट्रिब्यून में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, पंजाबी और हिंदी ट्रिब्यून में लगातार स्टोरीज़ की सीरीज़ की है। उसमें इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज ने एक फेलोशिप दी थी जिसमें आप भी मौजूद थे, उसकी निर्णायक मंडल में। उसमें एक व्यक्ति ने गांव-गांव जाके 7 पार्ट की सीरीज़ की थी। वो तो काफ़ी कुछ छपा है, लेकिन उसमें यह है कि देखिए, जो जिस तरह के तथ्य आने चाहिए
वो मीडिया के इन्वेस्टिगेशन में नहीं आते। जैसे कि आप GNDU की स्टडी हुई, IDS की इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ की हुई, या विकास संचार संस्थान की हुई, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की हुई, तो तुरंत इनकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना चाहिए। इनके बारे में उसके ऊपर फिर बहस होगी। लोग तरह से, अब देखिए पूरे सारे कोर्ट कचहरी ड्रग के केसेस से फुल हैं, भरे हुए हैं, इसका और कुछ हो ही नहीं रहा। जेलें ड्रग के केसेस से भरी हुई हैं, कम से कम 15-20 हज़ार केसेस जो है वो सब्सटेंसेस दिए हुए लैब्स में, और उनकी जांच तक नहीं हो पा रही क्योंकि लैब्स नहीं है। साक्षी, ये इसमें आपको क्या लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस से जुड़ी एजेंसीज हैं, उनका कितना बड़ा रोल है कि ये एक जन इशू, एक पीपल्स इशू नहीं बन पाया? True, they have a major role, and they have the significant role because enforcement is not about arresting traffickers. Yeah. So, how do you deal with rehabilitation? Because until Mr. Rahul Gandhi mentioned the 70% as addicts, nobody spoke about addicts. And the government did not have a government run. Entirely correct, by the way. Yeah, he got the numbers wrong. Pointed out that it was he got the numbers wrong. It's from a very small sample size. Please. Until he spoke, the government did not have a proper government-run rehabilitation system, de-addiction systems. And in 2014, under Ministry of Social Justice, they brought in 22 government-run rehabilitation systems. We need more of that. That is missing. The huge aspect of the NDPS Act, which is how to deal with addicts in form of rehabilitation and not as punishment, is missing. You don't resolve a healthcare issue by locking up people. What makes into जेलों में लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आई मीन इंडियन एक्सप्रेस की जो सीरीज है पूरी की पूरी, अगर आप देखें, नार्को वार क्रैक्स इन क्रैकडाउन, इस सीरीज में बहुत सारी ऐसी कहानियां आई हैं कि लोग कैसे सुसाइड कर रहे हैं और जेल में रहने वाले कैदियों के सहयोग से सुसाइड कर रहे हैं, कई जगह एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलकर सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी केसेज आई The extensive problem is much more than that. What you see in jail, from at least from the information that we got through RTI applications, those who are in jail are punished for a huge amount of traffic substance, commercial substance, but the individuals are dying outside as well, which does not get documented. Right. So that register is missing from administration and from media. Media, both. संदीप, जो बात साक्षी कह रही हैं, और अभी विपुल ने भी बल्कि इंटरवीन किया कि राहुल गांधी ने जो कहा, मैं किसी राजनीतिक और राजनेता की टिप्पणी पर नहीं बात करना चाहता, लेकिन एटलीस्ट उस घटना से मीडिया ने उसको जिस तरह से बयान दिया, चाहे वो बयान अतिशयोक्तिपूर्ण ही क्यों न रहा हो, लेकिन एक राष्ट्रीय चर्चा में आया। उस बयान ने एक तूफान मचा दिया, एक तहलका मचा दिया। लोग शिद्दत के साथ सोचने लगे कि आखिर जिस पंजाब को आतंकवाद से उबारा गया है, वो पंजाब फिर किस तरह के आतंक का शिकार हुआ है। क्या ऐसा नहीं लगता कि फॉलोअप जिस तरह से मीडिया को बैलेंस ढंग से करना चाहिए था, तमाम फैक्ट्स आए थे, प्रमोद कुमार के इंस्टीट्यूट की मीटिंग सर्वे था, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का था, बाद के दिनों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिपोर्ट आई, क्यों नहीं फॉलो ठीक से हुआ? ये उसका कारण ही वही है कि एक चुनाव का एक जब माहौल बनता है, उस समय ये एक ज्वलंत इशू बन जाता है, और एक दूसरे पर ट्रेड चार्जेस करने के लिए, प्राइम टाइम डिबेट के लिए वो एक बहुत ही एक फर्टाइल इशू हो जाता है। बट जब वो मुद्दा खत्म हो जाता है चुनाव का, तो इट जस्ट गेट्स बेरिड। और मेरे समझ से कि जब तक इसको एक कंसिस्टेंटली, जैसे कि आप देखिए कि इस इतने दिनों में जो ये चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या पंजाब सरकार से कुछ भी उन्होंने एक ऐसा चीज़, कोई ऐसा स्टेप लिया हो जो इंडिकेट करता हो कि वो प्रेशर में है, और ये सारा जो पब्लिक आउटक्राई हो रहा है, पब्लिक मास कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स के खिलाफ, कि वो इससे कुछ इम्पैक्टेड हुई? मुझे तो नहीं एटलीस्ट देखने में लग रहा है। तो कुल मिलाकर के जब तक ये कंसिस्टेंट, और मैं कोई एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि एक्सप्रेस का इतना, एंड आई एम ऑल्सो फैन, जैसे कि आप भी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बट देखिए वो एक सिंपल सा RTI एक उन्होंने वो किया, और RTI से सारे पुलिस स्टेशन से उन्होंने डेटा निकलवाया। इसमें कोई रेडिकल चीज नहीं है, कोई बहुत इन्वेस्टिगेटिव कम उस हिसाब से अगर देखा हाँ, तो बट उन्होंने RTI से एक सरकारी लॉ को उन्होंने इस्तेमाल किया है, और कम से कम 5 रिपोर्टर्स का एक ब्यूरो बना करके एक फोकस तरीके से वो सारे FIR को उन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ा है। उन्होंने ये भी दिखाया है कि FIRs किस तरह से एकदम आइडेंटिकल है कई केसेस। संदीप, एक दूसरा सवाल मीडिया को लेकर मेरे जहन में उभर रहा है कि ठीक है, हो सकता है जो पीपल कह रहे हैं कि जो लोकल
चैनल्स हैं, लोकल अखबार हैं, कहीं ना कहीं लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, सत्ता की संरचना है, उसका कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं कहें लेकिन एक डोमिनेशन उनका है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पे कब्जा है सर, कब्जा है, जी, जी, डोमिनेशन नहीं है, कब्जा है डिस्ट्रीब्यूशन पे। जो आप प्रमोद जी बताएंगे आपको, जो छोटे मोटे चैनल हैं जो बात कर सकते हैं, जो विरोध के स्वर उठा सकते हैं, उनको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया जा रहा। एग्जैक्टली, तो ये स्थितियां हैं। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल जो मीडिया से जुड़ा हुआ है वो यही है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो नेशनल चैनल्स हैं, देश के तथाकथित नेशनल चैनल, अगर उनके ब्यूरो, पंजाब के, अमृतसर का ब्यूरो, जलंधर का ब्यूरो, चंडीगढ़ का ब्यूरो, अगर वो एक्टिव होता, वो प्रोएक्टिव होता और बेहतर ढंग से वो चारों तरफ घूमकर काम कर सकता था, जिस तरह टेररिज्म के दौर में, एक्स मिलिटेंसी के दौर में काम होता था, तो क्या ये इशू नेशनल इशू या बनता? और साथ साथ जो सिविल सोसाइटी पंजाब में है उसको भी, उसमें भी एक हरकत आ सकती थी। क्या यहाँ चूके हैं क्योंकि ब्यूरो काम नहीं कर रहे हैं, नेशनल चैनल्स के? देखो, मैं 2-3 पॉइंट बता दूंगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आई मीन जो पीपल हु आर सिटिंग इन दिल्ली, बाय एंड लार्ज वो अमूमन ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देते कि इतने लोग मर गए। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कितने फार्मर्स ने सुसाइड किया, कितनी बार वो एडिटोरियल में यहाँ पर सीरियसली डिस्कस होता है। इट डज नॉट मैटर वो, और ये एक पहला मुद्दा है। दूसरा मेरे समझ से ये है कि एक चैनल में मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे ये स्टोरी की गई, मगर होता क्या है इस तरह की स्टोरी में, खास करके पंजाब ऐसा बॉर्डर स्टेट में, कि वो तुरंत एक कोई लश्कर का स्टोरी बन जाएगा या कुछ अक्रॉस द बॉर्डर का बन जाएगा, तो वो पूरा जो है टू सेल दैट स्टोरी एडिटोरियली आप उसको एक ऐसा स्लांट दे देते हैं कि वो किसी और दिशा में चलाता है, जबकि एक व्याप्त सोशल कंसर्न है, मगर ये बिल्कुल पाकिस्तान मुद्दा और दे आर ट्राइंग टू डिजीज अ होल सोसाइटी, इस तरह का वो रेटरिक बन जाता है। डॉक्टर प्रमोद कुमार, मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ, आपका क्या रिस्पांस होगा इस पर कि क्या जो सिविल सोसाइटी वहाँ है उसको जिस तरह से एक हरकत में या उसको सक्रिय किया जा सकता था अगर नेशनल चैनल्स, बड़े अखबार उसको मुद्दा बना पाते, और तब वो पंजाब में जो सत्ता संरचना है उसकी जद से बाहर के वो चैनल होते, उस पर कोई शायद इतना कंट्रोल या इतना डोमिनेशन या इतना वर्चस्व न होता। उन्मेलिश जी, इसमें दो नजरिए हैं। एक तो ये है कि ये जो सब कुछ हुआ उसमें एक बात तो बिल्कुल उभर के आ गई कि अब ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट बोलने से वोट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ एक तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहले ड्रग बांटने से वोट मिलता था, अब ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट बोलने से वोट मिलना है। और उसके बाद जो बात आपके पैनलिस्ट ने कही कि भी इलेक्शन के बाद फिर वैसा ही चलेगा जैसे पहले चलता है, मैं उनसे सहमत हूँ। पर अब ड्रग अब्यूज के सब पार्टीज को ड्रग अब्यूज के खिलाफ खड़े होने पड़ रहा है, ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट। दूसरी, जो आपने मीडिया की कवरेज की बात करी, मैं तो अभी कितने महीनों से ये डिस्कशन चल रहा है, हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा कि भैया अपनी रिपोर्ट दे दे, उसकी हम डिटेल छापना चाहते हैं, उसमें क्या क्या काम हुआ। आज से अगर 1998 में आपने माफिया का बताया था कि इसमें पॉलिटिशियन, पुलिस सब इन्वॉल्व हैं, वो लिखा हुआ उसमें, तो उसको आगे लेके आते हैं, तो किसी ने तो अप्रोच कभी किया नहीं, टू सीरियसली डिबेट इट। और तीसरी बात जो मुझे बड़ी बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगती है कि इसको बना दिया गया पंजाब ड्रग प्रॉब्लम, जबकि ये है ड्रग प्रॉब्लम इन पंजाब। अब पंजाब ड्रग प्रॉब्लम लाते हो तो ये लेबल हो जाता है और स्टिग्मेटाइजेशन हो जाता है। एग्जैक्टली। तो उससे ये होता है कि एक जो यूथ है जिसको नौकरी चाहिए उसको अब नौकरी नहीं मिलेगी। प्रमोद, इसीलिए हम इसको इस रूप में नहीं ले रहे हैं। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मीडिया में जो हो रहा है उसमें इसको पंजाब की ड्रग प्रॉब्लम बता दी गई। अगर आप थोड़ा रेप पार्टीज पुणे की एक आध पिक्चर में पंजाब में दिखा देते तो थोड़ा नेशनल कॉन्टेक्स्ट बन जाता कि रेप पार्टी इन मुंबई में जब हो रही है, कैसे जो ये एक्टर वेक्टर उसमें हिस्सा लेते हैं। एक्ट्रेस का नाम आया है बहुत बड़े रैंकिंग में, आप जानते हैं। बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मुझे पता है, बिल्कुल आया है। और रेप पार्टी दिल्ली की दिखा देते तो उसमें पंजाब पे ऊपर जो लेबल लगा, क्योंकि हमारे पंजाब के जैसे ट्रक ड्राइवर पे लेबल लगा था कि वह HIV एड इन्फेक्टेड है, आज तक उनके घर में कोई शादी नहीं करता जी। अगर सांसीज को आपने क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया था, आज तक वो इंक्लूसिव नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है एक फिल्टर जो है वो मीडिया में भी लगना चाहिए कि इसे ड्रग प्रॉब्लम इन पंजाब और बिल्कुल सीरियस है, और इस पे चर्चा भी होनी चाहिए और इसके कॉजेज भी देखने चाहिए, और सोसाइटी लेवल पे जो फेलियर है उसको भी मोबिलाइज करके डिमांड साइड को भी देखना चाहिए। नहीं, लेकिन आप स्वयं ही प्रमोद कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट कोई देखने नहीं आता, कोई मांगने नहीं आता, तो कहीं ना कहीं पंजाब बेस्ड जो मीडिया है, जो इतना एक जमाने में, और हमने देखा है, हम स्वयं चंडीगढ़ रहे हैं पोस्टेड एक अखबार के साथ,
तो इतने एक्टिव मीडिया को आखिर क्या हो गया है? क्या सियासत की कोई संरचना में तब्दीली है? कोई सियासत की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में चेंजेज आए हैं? और उर्मिलेश जी, नेशनल मीडिया वाला भी हमें जब बुलाता है टीवी पे तो ये पूछता है कि मजीठा जी का क्या हाथ है। भैया ये मजीठा जी के हाथ की बात हम क्या करेंगे यार, क्या बताएंगे? अब प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझो, उसकी डायमेंशन को देखने के लिए उसके कॉजेशन ढूंढो। तो नेशनल मीडिया भी तो सिर्फ सेंसेशनलाइज ही कर रहा है जी। अगर लोकल मीडिया जो है वो अगर इग्नोर कर रहा है या नजरअंदाज कर रहा है तो नेशनल मीडिया उसको सनसनी बना रहा है। डॉक्टर प्रमोद कुमार, हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास बहुत कम वक्त था, वरना हम चाहते थे कि और आपसे बात करें, लेकिन विपुल जाते जाते हम बिल्कुल अंत में समझना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि ऐसे दौर में जब एक पावरफुल फिल्म, हम फिर कह रहे हैं कि कोई इसे पसंद करे या नापसंद करे, हम फिल्म को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग सर्टिफिकेट देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हम तो बस ये समझना चाहते हैं कि क्या ये फिल्म आईना नहीं दिखाती है हम सबको? बिल्कुल दिखाती है आईना, और ये भी बताती है कि ये फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि कम से कम 7,500 8,000 करोड़ का बिजनेस है। ये भी है कि पड़ोस के देशों में जिस तरह का आतंकवाद चल रहा है, जो शब्द आपने शुरू में एकदम इस्तेमाल किया, नार्को आतंकवाद, तो वो सारी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं कि इस बिज़नेस में जो ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं उसमें यूथ है, यंग लोग जो है, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो उसके साथ में मीडिया को भी आत्ममंथन करने का बहुत अच्छा समय है, इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद। साक्षी, लास्ट two sentences, how do you summarize this media issue? Sure. I would say drug problem, you cannot reduce humanity into mere numbers, and they are not even trophies. Any reason, particular reason, for a reason. I mean, the regional media cannot ignore it or take it as a matter of pride. These are visible numbers, and unless you want to have a viable solution, nothing is going to come. National media cannot take it as an opportunity to sensationalize anything, because there is a larger problem, and these are part of your country. So the narco-terrorism doesn't necessarily come across the border. Apathy of government is the biggest form of terror for people. संदीप, मेरा ये समझना है कि देखिए, जब तक आई थिंक इन द मीडिया स्पेस, जब तक रिपोर्टर एक तरह से फिर सॉवरेन नहीं होता है, जब तक उसको एम्पावर नहीं किया जाता है, इस तरह की ये सिचुएशन चलता रहेगा और इस तरह की जो उदासीनता है ये बरकरार रहेगी। और खास करके ये और गंभीर होता जा रहा है उर्मिला जी, क्योंकि ये ट्विटर का जो अब हो गया है ना, ट्विटर एक बहुत बड़ा कंटेंट जनरेटर हो गया है हमारे टेलीविजन चैनल और हमारे सोशल जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एजेंडे भी, कोई पलायन की बात कर रहा है, कोई लव जिहाद की बात कर रहा है, कोई घर वापसी की बात कर रहा है। तो ये जो रियल इशू सोसाइटी के हैं वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के भी एजेंडे में नहीं है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट उनसे बिल्कुल बाहर हो चुका है। तो जब तक ये, मेरे ख्याल से जब तक ये ट्विटर का एक चलता रहेगा कि हर चीज जो ट्विटर पे है वही खबर है, तो ये एक बहुत बड़ा आई थिंक सेटबैक टू द इंडियन मीडिया। मुझे लगता है हमारे चारों मेहमानों ने अपने अपने ढंग से इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, और साथ में मीडिया के बारे में भी जो बातें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि मीडिया के कप्तानों को, मीडिया के जो संचालक हैं, उनको बहुत ईमानदारी से, संजीदा ढंग से आत्ममंथन करना चाहिए। मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं कहूँगा, बड़ा शब्द होगा शायद उनके लिए, नाराज़ भी हो जाएंगे कुछ लोग, लेकिन आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम किस दबाव की बात करते हैं। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो हम किन किन के दबाव की चिंता करेंगे, किन किन के दबाव में हम पिसते रहेंगे। इस समाज को बचाना ज़रूरी है, इसकी खूबसूरती को जिंदा रखना ज़रूरी है, इसकी विविधता की रक्षा करना ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़रूर उस बात का विरोध करें जो हमें हमारी अभिव्यक्ति को रोकते हैं। और अभिव्यक्ति अगर हमारी आबाद रहेगी तो ये ड्रग का आतंक हो, ये नार्को का जो नर्क हो, हम इन सब से फाइट कर सकते हैं, इन सब से निजात पा सकते हैं, क्योंकि लोगों की सामूहिक चेतना को हम बदल सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।